नमस्कार, मेरा नाम है दीपक सिंह और आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट। गोंडा पोस्ट में आज ये एक स्पेशल वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस स्पेशल वीडियो में हम गोंडा की उन जगहों की और उन लोगों की बात करेंगे जिन्होंने गोंडा की राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही परिस्थितियों पर खासा असर छोड़ा है। एक ऐसी ही जगह है भंभुआ। आप जब लखनऊ से गोंडा की तरफ चलते हैं, कर्नलगंज पहुंचने वाले होते हैं, उससे पहले दो फाटक पड़ते हैं और दोनों फाटकों से पहले एक प्रिंसली एस्टेट पड़ती है भंभुआ। और भंभुआ के ही वारिस पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगेश सिंह जी हमारे साथ हैं। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गोंडा पोस्ट पर। योगेश जी, इस वीडियो में हम चाहते हैं भंभुआ की कहानी को कैद करना अपने इस कैमरे के लेंस में। भंभुआ की कहानी भंभुआ के द्वार से शुरू करेंगे। बड़ा मैजेस्टिक सा ये गेट है, बहुत सॉलिड एंट्री लगती है। आज के ज़माने में ऐसे पैलेशियल हाउस होना असंभव है, ज़मीन की कमी होती है, धन की कमी होती है। अगर ये महल आपको आज बनाना होता तो क्या ये संभव था योगेश जी? इन परिस्थितियों में तो नहीं संभव था, वो सोच दूसरी थी। कब बना था ये, कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में बताइए। इसका निर्माण पहले हम लोग भंभुआ हमारा मूल निवास स्थान नहीं है जी। इससे पहले कहाँ रहते थे हम लोग? इसके पहले कंजेमऊ, हमारा मूल निवास स्थान कंजेमऊ था, गोंडा जनपद में ही। नहीं, यहाँ से 6 किलोमीटर दूर पर कंजेमऊ हमारा स्थान है। कंजेमऊ में ही हमारा मूल निवास स्थान था। हमारे फोर फादर जो ठाकुर राय जगमोहन सिंह जी थे, राय जगमोहन सिंह जी के जो पिताजी से ठाकुर शिवरतन सिंह जी कंजेमऊ में ही निवास करते थे। उस समय कंजेमऊ से फिर वो चूंकि वो आने जाने का साधन नहीं था, आने जाने के दुर्गम स्थान था, वहाँ से उन्होंने जो कि सड़क के नज़दीक का किनारा था, वो आकर के भंभुआ में उन्होंने अपना स्थान बनाया। ये किस वर्ष की बात होगी? ये कितने साल पहले? ये हमको लगता है 1872 की बात है। 1872 की बात, 18वीं सदी की बात, 18वीं सदी की बात है। और उसके बाद उन्होंने यहाँ रहना शुरू किया और ये इस पैलेस का निर्माण ठाकुर राय जगमोहन सिंह जी, शिवरतन सिंह जी ने यहाँ पर बनाया। पहले पूरा पैलेस नहीं था, बगल में नदी है, नदी पर कई बार। एक सेकंड के लिए रोकता हूँ आपको। उन्होंने वहां से निकलने के बाद भंभुआ क्यों चुना? भंभुआ चूंकि है रेलवे का तभी कनेक्शन, रेलवे लाइन से कनेक्टेड, केवल रेलवे लाइन ही कनेक्शन था। कोई दूसरा कनेक्शन था नहीं, सड़कें थी नहीं। एक बगल में सरयू नदी थी, एक बगल में घाघरा नदी थी। आने जाने का साधन केवल एकमात्र साधन सड़कें, रेलवे था। रेलवे लाइन, सड़क की हालत इतनी अच्छी नहीं थी, सड़क थी ही नहीं। अच्छा, सड़क थी ही नहीं। अच्छा, उस समय यहाँ सड़क कोई नहीं थी, केवल रेलवे था। तो रेलवे के नजदीक होने की वजह से उन्होंने भंभुआ को चुना। तो उस समय जब उन्होंने ट्रांसपोर्ट किया होगा, सामान अपना लाए होंगे, तो आज के ज़माने में तो ट्रक, लॉरी, इस तमाम तरह के साधन उपलब्ध हैं, तब कैसे लाए होंगे? बैलगाड़ियों से? किस तरीके से सामान? उस समय दरअसल बीच में सरयू नदी पड़ती है जी। हमारे घर से जब सीधे आप जाएंगे तो कंजेमऊ की दूरी 5 किलोमीटर पड़ेगी यहाँ से। बीच में सरयू नदी थी, सरयू नदी से ही होकर के सारा सामान कंजेमऊ से भंभुआ लाया गया। वाया बोट आए थे? वाया बोट आया गया था, नदी पे सामान उतारा गया। अच्छा। उस बार बैलगाड़ियों से लाया गया। अच्छा। बैलगाड़ी से सरयू नदी तक लाया गया, सरयू नदी में बोट से उतारा गया। इस बार फिर इस तरफ भी बैलगाड़ियां ही लगा के सारा सामान बैलगाड़ी से लाया गया। तो इसकी स्थापना 1872 में आप बता रहे हैं, 1872 में हुई। और जब ये बनाया गया तो शुरू से इसी कंडीशन में या फिर इसकी कंडीशन में कुछ परिवर्तन आया? शुरू से ऐसा नहीं था। शुरू में ठाकुर शिवरतन सिंह जी जब आए तो उन्होंने अपने रहने योग्य रहने योग्य एक भवन का निर्माण किया। और उसके बाद जब बगल में नदी थी जी, बिल्कुल बगल में, आपने देखा होगा यहाँ पे नदी थी, और इस नदी में कई बार उन्होंने मगरमच्छ स्वयं अपने हाथों से पकड़ा था। अच्छा, अपने हाथों से ही मगरमच्छ पकड़ा था। अभी कुछ दिनों तक मगरमच्छ की खाल, मगरमच्छ के बनाए हुए बक्से, ये सब हम लोग के प्रिजर्व थे। अच्छा, उस समय थे। तो ये इसका निर्माण उन्होंने
1905 में शुरू किया था। ये जो आकार इस पैलेस का हम देख रहे हैं, ये 1905 वो में इसके पूर्ण इसके- आकार की शुरुआत हुई। हाँ, ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। ओके, पहला हिस्सा है मर्दान खाने का, अंदर का हिस्सा है जनान खाने का, और ये पूरा परकोटा जो बना हुआ है जी। ये एक तरफ अतिथियों के लिए बना हुआ था और अतिथियों के एक तरफ स्टाफ के लिए बना हुआ था। थोड़ा सा आगे चलते हैं आर्किटेक्चर में, और थोड़ा मुझे बताइए वो किस हिस्से में। मैं चाहता हूँ कैमरा जो इस तरफ लाया जाए ताकि हम देख सकें कि किस तरफ। भैया, ये जो गेट आप देख रहे हैं जी ये बड़ा ऐतिहासिक गेट है जी, इसमें कुछ लिखा भी हाँ, है। ये ऐतिहासिक गेट है, मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ। और कैमरामैन जी से कहूंगा कि ऊपर भारत माता की मूर्ति उसको फोकस करें। अच्छा, ये हमारा गेट 5 बार गिराया गया। अच्छा, किस वर्ष में? ये अंग्रेज थे, अच्छा, अंग्रेजों के साथ आपने देखा गया, इसमें वो 1939 लिखा है। राइट 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 राइट। तो ये जगमोहन भवन, नीचे जगमोहन 1939 भवन, ये हमारे स्वर्गीय बाबा जी का नाम है, ठाकुर राज जगमोहन सिंह का नाम है। ये उन्होंने और निर्माण ठाकुर शिवरतन सिंह जी ने कराया था जी। लेकिन गेट का निर्माण ठाकुर जगमोहन सिंह जी ने किया था। तो ये वो चूंकि सामाजिक प्रकृति के थे और उनकी सोच देशभक्ति की थी, वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे। जी एक बार वो कांग्रेस एमएलए का चुनाव भी यहाँ लड़े जी जी जी। और सरपंच भी रहे हैं, सब कुछ रहे हैं। तो उनकी जिद थी यहाँ भारत माता की मूर्ति लगाने की। ये जो गेट के ऊपर गेट के ऊपर लगी है, जी। तो जय बार उन्होंने मूर्तियां लगवाई 5 बार, जी। 5 बार मूर्ति अंग्रेजों ने गिरवाया। ओके, और क्यों गिरवाई अंग्रेजों ने? भारत माता की मूर्ति थी। अच्छा, कि भारत माता की मूर्ति थी, भारत की अलग इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी को सिग्निफाई कर रही थी, इसलिए उसको गिरा दिया गया। इसलिए उसको गिराया, क्योंकि ईस्ट इंडिया और अंग्रेज राज घराने का राज था उस समय भारत में। तो उन्होंने ये 39 तभी लिखा है, 47 में तो देश आजाद हुआ है। जी 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 जी। तो उसके पहले 5 बार गिराया गया। 47 में देश के आजाद होने के बाद जी फिर ये जो मूर्ति इस समय है जी, वो 1947 में आजादी के बाद लगी। ये मूर्ति आजादी के बाद, मतलब आजादी की निशानी ये भारत माता की मूर्ति है, उस समय बनी थी। ओके, मतलब गोंडा में अगर ऐसे किसी आर्किटेक्चर की बात की जाए जो आजादी के वर्ष का हो, 1947 का, तो आप ये समझ सकते हैं कि भभुआ में जो इस गेट के, ये जो गेट है एंट्रेंस, इसके ऊपर भारत माता की मूर्ति है। कितनी सुंदर बात है। वो भारत माता की मूर्ति की स्थापना उसी साल हुई जिस साल देश आजाद हुआ 1947 में। ये गेट मैं देखता हूँ कि इसकी ऊंचाई काफी है योगेश जी, कोई खास रीजन इतनी ऊंचाई रखने के लिए? अब उस समय उन लोगों ने बनाया, हमेशा बड़ा बनता था। अब एक चीज तो अभी हमारी गलती से हट गया, यहाँ पे गेट लगना था जी, गेट बंद होना। जी 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 जी, पहले गेट लगता था? हमने गेट लगना था। अच्छा, लगना था और उसका एडवांस भी बाबा ने दे दिया था। पिताजी ने हमारे उसका विरोध किया, कहा कि जब गेट आप लगवा दोगे, हाँ, और हम लोग रात में बाई चांस सो गए और चौकीदार सो गया, तो जो आदमी आएगा हमसे आपसे मिलने वो गेट के बाहर पड़ा रहेगा। तो उन्होंने इसका विरोध किया और बाबा ने उनके विरोध को एक्नॉलेज किया, माना, कहा ठीक है तुम्हारी बात सही है, गेट नहीं लगेगा। अभी तक कुंडे लगे थे, अब लोहे के कुंडे, अब इस बार हमने मरम्मत कराई है। आपने देखा हो कि ये छत नहीं है। जी, नई छत है। अब ये पिछले साल हमने डलवाई है। ओके, तो रेगुलर मेंटेनेंस ही मांगते रहते और आप करते रहते हैं। क्योंकि एक दिक्कत हम लोग यहाँ आप देख रहे होंगे, ये नदी के किनारे का है। जी 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 जी, इलाका है। नदी के किनारे का इलाका होने की वजह से हम कुछ भी निर्माण कराते हैं हमेशा डैम बना रहता है, डैम्पनेस हमेशा रहता है, हमेशा डैम्पनेस। आप देख रहे हैं कि जगह जगह प्लास्टर उतर रहा जी, और आपने रिपेयर भी कराया, रिपेयर होता रहा। तो हर 2-3 साल में हमको पूरे पैलेस का रिपेयर कराना। अच्छा, कई बार देखा गया है, जैसे मैंने ऐसे प्रिंसली स्टेट्स राजस्थान में देखे, बहुत सारे लोग अपने राजमहलों को छोड़कर निकल जाते हैं। बड़ी प्रॉपर्टी होती है, मेंटेनेंस करना आसान नहीं होता, और कहीं ना कहीं वो अच्छी लोकेशन पे, आजकल शहरी लोकेशन पे नहीं होती, ज्यादातर रूरल लोकेशंस पे होती है, अर्बन लोकेशंस पे नहीं होती। क्या आपने भी ऐसा किया कि यहाँ सिर्फ कुछ समय के लिए आते हैं, कहीं और चले जाते हैं? देखिए, हमारा पूरा ढांचा जी खेती पे आधारित है। 6 गांव में हमारा फार्म होता है। और मैं अपने पूर्वजों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, उस समय से खेती हमारी पूरी कोऑपरेटिव है। अच्छा, आज कोऑपरेटिव का मतलब थोड़ा बताइए। कोऑपरेटिव का मतलब यह है कि जो हमारी पैदावार होती है, खेत हमारा है जी, संसाधन हमारे हैं जी, लागत हमारी है, मेहनत उनकी होती है, उसमें उनको 16% का हिस्सा उस हमारे नौकर को मिलता है जी, जो खेत में काम करता है। अच्छा, अगर 100 क्विंटल पैदा हुआ
जी। तो 16 कुंटल हमको वहीं से, हम खलिहान से उनको दे देंगे। तो 16% का रेशियो 16% का उनका निकलता है, और जो जानवर जिनके जिम्मे जानवर होता है उनको 21% दिया जाता ये कब से परंपरा चल है। रही है? शुरू से बाबा, हम भी नहीं अच्छा, जानते हैं। अच्छा। जब से आँख खोला है हमने, तब से हमने जिनके मतलब पास उनको कोई लेबर चार्जेस, नहीं, दिहाड़ी, ये सब से कोई मतलब कोई नहीं, मतलब उनको बिजनेस का, इस एग्री बिजनेस का पार्ट बनाया पार्ट, अब जो भी पैदा होगा, जो भी हमारी इनकम होगी, गया। 21% उनको दिया जाएगा, जो जानवर, जिनके अच्छा। जिम्मे जानवर है, ओके, मतलब कैटल बिजनेस में जो लगा होगा उसको 21% दिया जाएगा। चाहे उसमें अगर आप दूध बेच रहे हैं, घी बेच रहे हैं, उसका 21% 21% उसका। उनको मिलेगा, 16% उनको मिलेगा जो खेती का काम। ओके। ये शुरू से हमारा बंटवारा है, और बंटवारा वहीं खलिहान में ही हो जाता है। तो खलिहान आगे जाने का नहीं। देश की इकोनॉमी बदलती रहती है, महंगाई बढ़ती घटती रहती है, अकॉर्डिंग टू डेट वो बढ़ते तो रहते क्या 16 से 15%, 12% हैं। नहीं, ये नहीं हुआ, ये परमानेंट रहा? परसेंट 16 है। अच्छा। उसी हिसाब से महंगाई भी कृषि में उत्पादन चाहे घटा बढ़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं। बारिश की मार हुई हो, मौसम की मार हुई हो। एक चीज होती है, बारिश के महीने में जी। जो 2 महीने हमारे होते हैं, उसमें अलग से उनको खाने के लिए पैसा देते हैं, उसको हम लोग खबही कहते हैं। अच्छा। जुलाई और अगस्त 2 महीने में उनको हर महीने में 2 बार खाने के लिए पैसा दिया जाता है अलग से। वो उनका अलग से हिस्सा अच्छा होता है। और ये क्यों दिया जाता है खाने के लिए? इसलिए कि जुलाई अगस्त में माना जाता है कि ये कम उसका समय है, वर्षा ज्यादा होती है, काम करने को ज्यादा होता नहीं है, इसलिए उनको रोजगार के अवसर कम होते हैं, इसलिए आप उनके रोजगार का ध्यान रखते हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि एग्री बिजनेस काफी है और बहुत सारे लोग इसके पार्ट हैं, पार्सल हैं, तो किस किस प्रकार का एग्रीकल्चर आप करते हैं? कौन कौन से क्रॉप्स हैं? सौभाग्य हमारा ये है कि हमारे यहाँ गेहूं भी पैदा होता है, गन्ना भी पैदा होता है, धान भी पैदा होता है। फसल तो सारी होती है, फसल तो सारी होती है, फसल में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हम चूंकि तराई बीज निगम का गेहूं, तराई बीज निगम का बीज हम सप्लाई करते हैं। अच्छा। बीज ही हम बोते हैं गेहूं में, और बो करके बीज का उत्पादन करके गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं। गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं। तो आपके यहाँ से जो वीट का जो आउटपुट होता है वो एज अ सीड प्रोसेस होके वो गवर्नमेंट को सप्लाई हो जाता है। गवर्नमेंट को सप्लाई। ओके, तो इसीलिए जो लोग आपके इस एग्रीकल्चर बिजनेस में लगे हुए हैं, उनकी भी आजीविका ठीक ठाक से चलती रहती है, परमानेंट चलती रहती है। अब गन्ना हमारी मुख्य फसल है जी। फसल हमारे यहाँ सारी पैदा होती है। अच्छा। सब्जियां भी पैदा होती हैं, तो ये सारी चीजों, ये डाइवर्सिफाई है। तो कैश क्रॉप्स में गन्ना है, वीट है, धान है। ओके। राइस भी लगा। राइस भी, राइस में हमारे यहाँ जो हमारा एक फार्म सिद्धार्थनगर में है, वहां से हम एक काला नमक जो सब विश्व प्रसिद्ध है, सिद्धार्थनगर जियो टैग भी हो। जियो टैग, तो सिद्धार्थनगर में भी मेरी खेती है, तो मैं वहां से उसका बीज लेके आता हूँ। अच्छा। और यहाँ पैदा करता हूँ। अभी आप अगर चाहें तो मैं खेत के नजदीक ले चल के आपको उसकी खुशबू, बिल्कुल, मैं उसकी खुशबू भी लूंगा, और जब फसल पक जाएगी तो चावल भी लेंगे। पक्का। मतलब अच्छा योगेश जी, हम लोग इस समय इस एंट्रेंस पे हैं, हम मेन एंट्रेंस से आए, तो ये दरवाजे के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये हमारा प्रवेश का, घर में प्रवेश का पहला दरवाजा। तो आपने कहा था एक जनान खाला अलग है। ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक पार्ट वो है जी, एक पार्ट ये है। आप इससे एंट्री करेंगे तो पहले हमारा मर्दान खाना पड़ेगा जी, जहाँ केवल पुरुषों का ही प्रवेश है। इसके आगे फिर बीच में एक गेट है, उस गेट के बाद एक्सेस है जनान खाने का। उसका एक अलग दरवाजा है, लेकिन वो कभी खुलता है कि जैसे शादी ब्याह में जी महिलाएं इकट्ठा होती है, महिलाएं इकट्ठा होती नहीं, जिसे महिलाओं विदाई होती है। अच्छा। लड़की विदा होगी तो उससे विदा होगी। अच्छा। लड़की आएगी तो घर में एंट्री होती, इस गेट से एंट्री नहीं होती। ओके। अगर घर में बहू आएगी तो बहू की एंट्री उसी से होगी। ओके, मतलब चंदन की जब शादी होगी, हाँ, तो उसी से बहू की एंट्री उधर से होगी। चंदन योगेश जी के बेटे का नाम है, देवेश उनका ऑफिशियल नाम है, लेकिन चंदन के नाम से प्यार से पुकारे जाते हैं। और इस गेट के बारे में बात करूंगा, ये नक्काशी बहुत बेहतरीन है। हाँ, बाबा का पुराने जमाने से बाबा का ही लगवाया है। इसको मेंटेन करने का काम जरूर हमने किया है। ये पूरा लकड़ी का गेट है, और ये जो लिखा हुआ है शुभागमन नमस्ते जी, और ये WC जो है ये उस समय इन्होंने वेलकम लिखवा है। अच्छा, वेलकम का शॉर्ट WC है। ये आपके विश्व निंदे सवितु नहीं, ये उसका है। अच्छा। ओम विश्वान देव सवित दुर्ताय परासु यत्र भद्रन तन्नाशु,
ये वेद का मंत्र है। ओके, ये वेद मंत्र क्योंकि है। आर्य समाज को अपने आया हाँ, तो आपने। ये आर्य समाज की ही वो पहली वो है। ओके और ओम शब्द जो है जी प्रवेश पे सूर्य भगवान है। जी। ओके सूर्य भगवान की का भित्ति चित्र बना है जी। और ओम भगवान ओके सूर्य का ही प्रतीक है। जी 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 और मछली आप देख रहे होंगे ऊपर मत्स्य है। जी। अच्छा, ये हिंदू हाँ, बिल्कुल, मैथोलॉजी बिल्कुल। में जो आपने ये सिल्वर से सिल्वर से पेंट कर रखा है, ये मत्स्य है यहाँ पर मत्स्य है। जो योगेश जी बात कर रहे हैं। हाँ, उससे ऊपर मैं देख रहा हूँ कि वो हॉर्स शू हाँ, लगा हुआ है, हाँ, वो भी लगा हुआ है जो शुभ का प्रतीक शुभ है प्रतीक है कि घर में कहीं पहले होता मछली जो है जी जो आज के सनातन बताते हैं जी तो मछली शुभ का प्रतीक माना जाता है। जी। सूर्य भगवान शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं और ओम शब्द ओम ही है। ओके। और ये आर्किटेक्चर आप देखेंगे लकड़ी में बहुत बेहतरीन नक्काशी है। गोंडा में सिर्फ राजघरानों में ही नहीं, आम लोगों के घरों में भी, अगर आप पुराने घरों में कहीं पे अगर ऐसा दरवाजा बचा होगा, ऐसे दरवाजे बड़े आम होते थे। चौखट मोटी सी बेहतरीन चौखट, दरवाजे में नुकीले कुंदे लगे हुए हैं सुरक्षा सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुराने जमाने की कुंडी आज भी मौजूद है। एक और चीज देखने लायक है कि यहाँ पे डोरबेल लगी हुई है। पुराने जमाने की डोरबेल है, पहले से लगी हुई है। कई सारे केबल्स निकल के अंदर जा रहे हैं, लाइट वाइट का प्राविधान किया गया। और आर्किटेक्चर आप देख रहे हैं। एक चीज आपको दिखाएंगे जी। इस गेट का पिछला हिस्सा भी आपको दिखाना जी जी जी। ये इसमें कुछ बड़ी ऐसी चीजें हैं जो अलग आपको नहीं मिलेंगी जी। वो तो आपने फ्रंट देखा। जी जी जी। ये पैलेस की मेन एंट्रेंस की बैक साइड है जी। ऊपर गणेश जी हैं। जी। गणेश जी के सेंटर ऊपर में गणेश जी, कृष्ण भगवान हैं। जी। उनके दोनों तरफ कृष्ण भगवान के वो गोवर्धन पर्वत उठाए हैं। अच्छा, गोवर्धन पर्वत उठाए हैं। बगल में मोर की वो लगा है जी। गणेश जी के बगल में शक्ति के प्रतीक जी। दोनों सिंह है। और एक बगल में आप देखिए हिंसा चोरी झूठ छल क्रोध आदि जे पाप यह सब उपजत लोभ से लोभ पाप कर बाप। इसका मतलब है हिंसा चोरी झूठ छल क्रोध आदि जे पाप। हिंसा चोरी झूठ छल क्रोध ये सब पाप है। यह सब उपजत लोभ से, ये सब जो है लालच से पैदा होता है। जो भी हम लोग बात कर रहे थे जी जी। ये सब उपजत लोभ से लोभ पाप कर बाप। और लोभ पाप का भी बाप है, मतलब सबसे खतरनाक पाप लोभ है। हाँ, सबसे खतरनाक पाप। धन विद्या और बाल तिये ये न गने कुल जात। जी। धन विद्या और बाल, बालक और तिये मतलब स्त्री जी। ये न गने कुल जात, ये जात नहीं देखती है। अच्छा। जो समीप इनके बसे वहीं सो लपटा। बहुत सुंदर। जो इनके नजदीक आता है उसकी ही हो जाते हैं। अच्छा। और बीच में आप देखिए शंकर जी के नाम है। कोई कहे शंकर शिव शंभु शैलजा सुहाग चित्रकंठ संगी सोम शेखर कहे कोई कहे शिष्य संघारी धारी सूर्य संगी सूर्य सुमन सरसर तो हरिहर कहे कोई शिष्य संघारी सती स्वामी सूर्य से विमान सांड के सवार तब दिगंबर कहे कोई सूर्यधर सोमनाथ सिद्धनाथ चंद्रमा ललाट पशुपत कहे कोई। ये भगवान शंकर के महिमा मंडन नहीं, उनका 51 नाम है। अच्छा, भगवान शंकर के 51 नाम है। और ये किसने लिखवाया? ये बाबा ने लिखवाया, उन्हीं ने लिखवाया। कोई कहे शंकर शिव शंभु शैलजा सुहाग, वो शैलजा के सुहाग जी जी जी। चित्रकंठ संगी सोम शेखर कहे कोई कहे सृष्टि धारी सूर्य संगी सूर्य सुमन सरसत्र हरिहर कहे कोई दिगंबर कहे। अच्छा, दिगंबर भी इनको कहा जाता है। जी 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 जी। कोई सूर्यधर सोमनाथ सिद्धनाथ चंद्रमा ललाट पशुपत कहे कोई। अंत में वसुधैव कुटुंबकम। ये दुनिया ही एक परिवार है, ये विश्व एक परिवार है। और ये दूसरा हमारा गेट एंट्रेंस का। अच्छा, ये बाहर उधर से एग्जिट आपको मत्स्य बने हुए हैं, वैभव का प्रतीक है। और ये आपका हो गया ये हमारा मेल पोर्शन, ये फीमेल पोर्शन। ये वो दरवाजा है जहां से बहुत बात हो रही थी योगेश जी की भविष्य की बहू का पदार्पण होगा इस घर में। इधर चलते हैं अब। ये वाला इस हिस्से के बारे में बताइए, ये भी पुरातन है। ये अंदर
अब इस पैलेस के अंदर एक बार चलकर और देखने की कोशिश करेंगे कि अंदर का आर्किटेक्चर कैसा है। योगेश जी थोड़ा बताइए, ये हम गेट के अंदर ये हमारा मुख्य द्वार है जी जहाँ से हम घर में प्रवेश कर रहे हैं। रेसिडेंशियल एरिया जो स्टार्ट रेजिडेंशियल एरिया है, ये हमारा मतदान खाना है। जी इसमें इसको बरोठा कहते हैं। ओके। यहाँ पे हमारी ये 3 ये पारिवारिक, मैं हाँ पहले मैं दिखाऊं कि देखिए बिजली के इंतजाम है। एक बार छत की तरफ दिखाइए, पुरानी छत पुरानी बनी हुई है, छत डाट वाली, गार्टर वाली, हाँ। लोहे के ये बीम्स पड़ी हुई हैं, उसके ऊपर ये छत बनी हुई है। अब इधर फोकस करिए, ये 3 बक्से हैं योगेश जी, इनके बारे में तिजोरी तिजोरी है तिजोरी है जी। ये 3 तिजोरियां हैं हमारे पारिवारिक जी ये शुरू से ही इसमें यहाँ यही रही मतलब है। ये जब से ये महल बना है हाँ, तब से ये स्थापित है यहाँ यही पर, और इसी लोकेशन पर इसी है। लोकेशन पर। अच्छा, तो तिजोरियों को बरोठे में ही क्यों रखा गया? अब बाबा रख दिए थे, रखी तो हमने कॉन्फिडेंस है कि कुछ होना नहीं। नहीं, कभी मन में आया ना कि छिपा के रखी जाए। अच्छा, न बाबा ने छिपाया था और न हमारे पिताजी ने छिपाया और न हमने छिपाया। तो वैल्यूबल सारे इसी में रहते हैं परिवार के, सब इसी में रहते हैं। सब कुछ इसी में है। और ये देखिए ये आंगन है, ये पूजा का स्थान है, मंदिर का स्थान है योगेश जी के घर का, भंबुआ एस्टेट के मंदिर का स्थान है। यहीं पे पूजा होती है परिवार की। और ये हमारे पिताजी का चित्र है, ये माता जी का चित्र है, अच्छा, ये हमारी दादी का चित्र है। ओके। और दादाजी की कहीं फोटो लगी? हाँ, बाबा की है। पत्थर आपने थोड़ा मार्बल नया रेनोवेशन चल रहा है। किचन ये डाइनिंग एरिया है योगेश जी का, इनके पुराने एंसेस्ट्रल हाउस का डाइनिंग एरिया। और ये फोटोज देखिए, यहाँ पे भी ठाकुर उमेश्वर प्रताप सिंह की फोटो है और माता जी हैं आप योगेश जी की। सबसे छोटे भाई जो एक्सपायर हो गए जी जी, ये बहनों भी छोटे जो एक्सपायर हो गए उनकी है। और देखेंगे आप विभिन्न धर्मों की उपासना, विभिन्न धर्मों के ईश हैं, भगवान बुद्ध हैं, साईं भगवान हैं, दुर्गा माता हैं, कृष्ण जी हैं, गणेश जी हैं। योगेश जी के परिवार में आप एक चीज़ बड़ी कॉमन पाएंगे, धर्मों में भेद नहीं करते योगेश जी। हर धर्म को मानते, हर धर्म के लोगों को मानते, और हर धर्म के लोग, कर्नलगंज में आप जैसे कि जानते होंगे मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे लोग हैं, और आपके खास घनिष्ठतम लोगों में मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे लोग हैं। योगेश जी ये पुराना आर्टिफैक्ट है, ये पुराना है जी। जैसे बाबा हमारे बड़े अच्छे शिकारी थे जी, बहुत ही अच्छे शिकारी थे। उनके समय का ये 12 सिंह का स्कल है ये। तो ये डाइनिंग एरिया आपका, यहाँ खाना खाते। किचन एरिया पास में ही, किचन, ये किचन है, इस साइड में किचन है, यहीं से ये जनान खाने का प्रवेश है। ओके। ये वो एरिया है जो योगेश जी बता रहे थे, केवल महिलाओं वाला एरिया, जनान खाना, जहाँ केवल महिलाओं प्रवेश, सिर्फ महिलाओं का प्रवेश होता है। और यहीं पे योगेश जी की परिवार की सारी महिलाएं अपने कार्यक्रम के दौरान एकत्रित होती हैं। ये खुला आंगन है, ऊपर आसमान, खुला आंगन है। ये सिटिंग एरिया एक बना रखा है आपने, ये आपका मेन सिटिंग एरिया है। एंड दीज आर योर बेडरूम्स, ये आपके बेडरूम्स हैं। ये साइड में स्टोर है, ओके। ये सिटिंग एरिया है जी। एक डाइनिंग उधर, एक डाइनिंग कभी जरूरत पड़ गया तो इधर है। तो लेडीज कभी वैसे आ गई तो अलग खाते, ज्यादा लोग हो गए तो अलग इधर आ गए। ये भी वही, एक ये कमरा है उधर है, फिर ऊपर चला गया, ऊपर भी आर्किटेक्चर, नया आर्किटेक्चर है ऊपर नया। ये बाथरूम एरिया बना रखा है, ये पुराना बाथरूम एरिया बना हुआ है, गीजर गीजर लगा हुआ है पुराने जमाने का।